हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक 2020 का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन रिवीजन क्लास है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सब का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन, सेकेंड है धुआं और थर्ड है अम्लीय वर्षा। इन तीनों पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक पदार्थ एवं हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजोपायरीन, इथेनीन, बेंजीन, एसिटिक अम्ल आदि का भी निर्माण ईंधनों के दहन एवं मोटर वाहनों से होता है। यहाँ पे कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मोनोऑक्साइड के अतिरिक्त उनके अलावा अन्य कार्बनिक पदार्थ एवं हाइड्रोकार्बन जैसे में बेंजोपायरीन, इथिलीन, बेंजीन, एसिटिक अम्ल इन सब का निर्माण ईंधनों के दहन एवं मोटर वाहनों से होता है, जो जीवों के विभिन्न प्रकार के क्षति पहुंचाते हैं, जो जीवों को विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। अदग्ध हाइड्रोकार्बन से फेफड़ों में कैंसर, इथिलीन के समय से पहले पत्तियों एवं कलियों का झड़ना आदि मुख्य प्रभाव है। इस हानि से यानी दग्ध हाइड्रोजन कार्बन से फेफड़ों में कैंसर होता है। इथिलीन के समय से पहले ही पत्तियों एवं कली झड़ने लगते हैं। ये सब मुख्य प्रभाव है। सेकेंड है धुआं। घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन एवं औद्योगिक संयंत्रों से धुआं वायुमंडल से मुक्त होता है। धुएं में ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। धुएं में ठोस यानी मजबूत और तरल मतलब मुलायम दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। ठोस विविक्त पदार्थों में राख, धूल कण, कालिक आदि हैं। धुआं विभिन्न पदार्थों में मतलब बहुत सारे पदार्थ हैं, जिसमें कुछ राख है, कुछ है धूलकण है और कुछ कलिक है। 2 सॉल्व हो चुके हैं। थर्ड है अम्लीय वर्षा। विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वचालित वाहनों एवं भिन्न भिन्न प्रकार से ईंधनों के जलने से वातावरण में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मुक्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के वाहनों के ईंधनों के जलने से वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, मतलब आज़ाद हो जाते हैं। ये हवा में मौजूद जल से संयुक्त होकर सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। वर्षा के जल के साथ ये अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। उसके बाद वर्षा के जल के साथ जब बारिश होती है उसके साथ ये अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा नाइट्रिक अम्ल HNO3 की अपेक्षा अधिक होती है। जब अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के किसके साथ, अम्लीय वर्षा कौन है तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये बारिश के समय अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। अब ये अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है H2SO4 की मात्रा में नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा से अधिक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये 2 नंबर के थे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। तो पूछा गया है, पीड़क प्रतिरोधी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जवाब में है, फसलों की कीटों के अतिरिक्त कवक तथा सूत्रकृमि से सबसे अधिक नुकसान होता है। फसलों को कीटों के अतिरिक्त मतलब उसके अलावा कवक तथा सूत्रकृमि से सबसे अधिक नुकसान होता है। सूत्रकृमि नीलवाडे गाइड इनकोग्निसिया तंबाकू की जड़ों को संक्रमित कर पैदावार को बहुत कम कर देता है। सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने के लिए जैव प्रौद्योगिकी
विधि का प्रयोग किया जाता है यह आरएनए अंतरक्षेप पर आधारित है। आरएनए अंतरक्षेप यूकैरियोटिक जीवों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। यह विधि इस बात पर आधारित है कि विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण को रोकता है। तो पीड़कनाशी पौधे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया था, तो हम लोग लिख चुके हैं, मतलब आंसर बता चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में सोदाहरण अंतर स्पष्ट करें। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। अलैंगिक जनन वह है जिसमें केवल नर या फिर मादा की आवश्यकता होती है, मतलब दोनों में से कोई एक आ जाए बस वही काफ़ी है, दोनों की जरूरत नहीं होती है, उससे संतति की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। संतति मतलब संतान की उत्पत्ति। अब आ गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों की, उससे जो संतान की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसमें पाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया कवक इस सब में पाए जाते हैं। लेकिन लैंगिक जनन जंतु में पाए जाते हैं, जीव में पाए जाते हैं, जैसे मनुष्य, इन सब में लैंगिक जनन पाए जाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य में जनन होती है तब उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब इसका शोधारण अंतर स्पष्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये भी 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट में अलैंगिक जनन, बैक्टीरिया कवक प्रोटोजोआ शैवाल तथा अनेक पौधे और जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है। बैक्टीरिया कवक प्रोटोजोआ शैवाल और कई सारे पौधे हैं और जंतु भी है जिनमें अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है। एक जनक मतलब चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, दोनों में से कोई एक उपस्थित है तब ये जनन हो सकती है, यानी अलैंगिक जनन हो सकती है। इस प्रकार से प्राप्त संतति आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। जब अलैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के एकदम फोटोकॉपी होते हैं, नकल, जैसे वो है वैसे ही वो, जब जस्ट फोटोकॉपी, तो उसके समान होते। इस प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है और वो अपने माता पिता के एकदम समान होते हैं, तब उस संतति को एक पुंजक या फिर क्लोन कहते हैं। फर्स्ट डिस्कशन हो गया। सेकंड देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन लगभग सभी जीवधारुओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। उच्च वर्गीय पौधे तथा जंतुओं में यह जनन की एकमात्र विधि है। उच्च वर्गीय पौधे तथा जंतुओं में यह जनन सिर्फ एक ही मात्र विधि है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीन द्वारा नर तथा मादा युग्मक बनाए जाते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। नर और मादा के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। यह विकास होकर नए जीव को जन्म देती है। तो अभी हमने बताया कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया करने में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों विपरीत लिंग वाले हैं, मतलब दोनों अलग अलग लिंग वाले हैं, तो उसकी आवश्यकता होती है। उस दोनों के उपस्थिति में जो संतति की उत्पत्ति होती है वो धीरे धीरे विकास होते हैं और नए जीव को जन्म देती है। तो हो गया है ये क्वेश्चन भी हल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का है। टाइफॉइड बीमारी का रोगजनक लक्षण संक्रमण के विधा तथा उपचार के बारे में बताइए। टाइफाइड बीमारी के रोगजनक लक्षण संक्रमण और उपचार पूछ रहा है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। कारण है यह एक संक्रमण रोग है। टाइफाइड बीमारी एक संक्रमण रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से उत्पन्न होती है। टाइफाइड बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो साल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से उत्पन्न होती है। यह जीवाणु रोगी के मल मूत्र एवं रक्त में पाया जाता है। टाइफाइड बीमारी रोगी के मल मूत्र
और रक्त दोनों में पाए जाते हैं। यह जीवाणु घरेलू मक्खी द्वारा संक्रमण होता है। यह जीवाणु है साल्मोनेला टाइफाइड, ये घरेलू मक्खी द्वारा संक्रमण होता है, तब जाके ये बीमारी होती है। इसका लक्षण है सर दर्द, आमाशय दर्द भी होता है, मानसिक तनाव, बुखार उत्पन्न होना, भूख की अरुचि हो जाना, ये सब टाइफाइड बीमारी के लक्षण हैं। तो आइए नियंत्रण देखते हैं। नियंत्रण है यह रोग हो जाने पर उच्च प्रतिजैविक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, तब जाके ये नियंत्रण हो सकता है। और रोकथाम में है टीका का प्रयोग होना चाहिए। टीका का प्रयोग होने से ये बीमारी नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है धान तथा गेहूं की दो प्रोन्नत किस्मों का नाम बताइए। तो जवाब में है धान की 2 प्रोन्नत किस्में जया और साबरमती, और गेहूं की 2 किस्में हैं वो है सरबत्ती, सोनोरा, कल्याण, सोना। ये 2 किस्में हैं गेहूं और धान की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये सब अभी 2 मार्क्स का है। तो ये तो अभी लोग उत्तरीय है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये 2 मार्क्स का दिया हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है परजीवी जंतुओं के हानिकारक कुप्रभावों का वर्णन करें। वे जंतु जिसके डीएनए में परिचालन द्वारा बाह्य यानी अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है और अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है और वो अपना लक्षण को प्रदर्शित करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं, ऐसे 3 विकारों के नाम बताइए। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़े गुणसूत्र की संख्या या संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन यह विकार उत्पन्न होता है। कोशिका विभाजन के समय को क्रोमेटिक के विसंयोजन में होने वाले गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका मुख्य उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गुणसूत्रीय विकार। मनुष्य शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये जब विभाजन होता है तब संतति में कुछ गड़बड़ी के कारण एक क्रोमोसोम में कमी या वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि हो जाती है। तो उस गड़बड़ी के कारण जन्मजात रोग हो जाता है, इसलिए गुणसूत्रीय विकार होता है। और इसका मुख्य उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये 3 दिए हुए विकारों के नाम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं। एंटीबॉडी के निम्नलिखित प्रकार से कार्य हैं। फर्स्ट है अपसोनाइजेशन, बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता है जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है, फैगोसाइट उसे नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को अपसोनाइजेशन कहते हैं। एंटीबॉडी के अभी हम लोग कार्य देख रहे हैं। तो अपसोनाइजेशन बाहरी पदार्थ है, जिसमें बैक्टीरिया को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत ढक देता है जिससे फैगोसाइट उसे पहचान सकता है। बैक्टीरिया ऐसे मतलब एंटीबॉडी को ढक देता है जिसे फैगोसाइट पहचान लेता है, फैगोसाइट को उसे नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को अपसोनाइजेशन कहते हैं। सेकेंड है उदासीनता, एंटीबॉडीज बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाकृत पदार्थ को उदासीन बना देता है। थर्ड है एग्लूटिनेशन, एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर बृहत आकार और घुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है जो एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाता है। तो एंटीबॉडीज के कार्य हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है लामार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद, अंतर पूछ रहा है लामार्क और डार्विन के सिद्धांत में। तो आइए देखते हैं लामार्क और डार्विन। तो फर्स्ट है लामार्क का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दनों छोटा थी तथा ये भोजन हेतु
पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के प्रयास में लगे थे। ये कौन बोल रहा है? लामार्क। अब डार्विन के सिद्धांत को देख लेते हैं। तो डार्विन बोल रहा है, किंतु डार्विन का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई भिन्न भिन्न थी। लंबाई में यह विभिन्नता के कारण थी, विभिन्नता के कारण थी, या विभिन्नता वंशागत है। ये डार्विन बोल रहे हैं। अब देखते हैं लामार्क। लामार्क ने कहा कि बाद के वंशजों के जिराफों की गर्दन लंबी हो गई तथा वो पूर्ववत भोजन हेतु पत्तियों तक पहुंचने की चेष्टा करते रहे। ये लामार्क बोल रहे हैं कि पूर्ववत चेष्टा करते रहे। कौन? जिराफ। अब डार्विन का दूसरा देख लेते हैं। इसके विपरीत डार्विन का मत था कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ ही शेष रह गए। ये डार्विन बोल रहा है। अब लास्ट देख लेते हैं कि लामार्क क्या बोल रहा है। लामार्क बोल रहा है, लामार्क के अनुसार आनुवंशिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह पिछले वंशजों ने उसकी लंबाई बराबर बढ़ती ही गई, मतलब वो बढ़ती ही गई। ये लामार्क का कहना था कि जिराफ पिछले जाति के पिछले वंशों के फलस्वरूप जो इस पीढ़ी के थे उसकी लंबाई बढ़ती गई। अब डार्विन का क्या राय है वो देख लेते हैं। किंतु डार्विन ने कहा कि स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। तो इन दोनों के विभेद के बाद ये मालूम चलता है कि फर्स्ट में लामार्क ने कहा कि जिराफ के पूर्वजों के छोटे गर्दन थे, लेकिन जब उसे भोजन करना था वो पेड़ के पास जाते थे तो वो पत्तियों को खाने की कोशिश करते थे, तो उसकी गर्दन इतनी छोटी थी कि वो पत्तियों तक पहुंच नहीं पाते थे, तो वह पहुंचने की प्रयास करते थे। लेकिन डार्विन ने कहा कि नहीं, ये मतलब ये जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई अलग अलग है। हर एक जिराफ की लंबाई अलग अलग है, ये विभिन्नता वंशागत है। लेकिन फिर लामार्क ने कहा नहीं, वंशजों की जिराफों की गर्दन लंबी हो गई है, अब वे पूर्ववत भोजन हेतु पत्तियों तक पहुंच सकते हैं, वो पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं। अब उन्हें प्रयास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ गई है। फिर डार्विन बोल रहे नहीं, ये स्पर्धा एवं प्रकृति का चयन है जिसके फलस्वरूप जिराफ की गर्दन लंबी हो गई है। ये अंतिम है, मतलब शेष है, ये शेष रह गया है कि अब यहाँ पे इस धरती पे लंबे गर्दन वाले जिराफ है। लेकिन फिर लामार्क बोल रहे नहीं, आधुनिक जिराफ की गर्दन की लंबाई बहुत अधिक होने के कारण यह पिछले वंशजों की लंबाई से बहुत अधिक है। पिछले वंशज के जो जिराफ थे उनकी लंबाई कम थी, लेकिन इस वंशज की जो जिराफ है उसकी लंबाई बहुत अधिक है। फिर डार्विन ने कहा स्पर्धा के पश्चात लंबी गर्दन वाले जिराफ ही इस दुनिया में कायम रह गए हैं। अब से सिर्फ लंबे गर्दन वाले ही जिराफ है। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था लामार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद करें, तो हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विविधता को परिभाषित करें तथा इसके प्रकारों के नाम लिखें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जैव विविधता क्या है और इसके कितने प्रकार है वो नाम पूछा गया है। तो ये देखते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवियों की विविधता के लिए कराया गया है, मतलब किया गया है। जैव विविधता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों, इन सब के लिए किया गया है। जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीन, स्पीशीज तथा परितंत्र को अपने में समाहित करता है। जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीन, स्पीशीज तथा परितंत्रों को अपने अंदर समाहित करता है। ये जैव विविधता की परिभाषा है। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आनुवंशिक विविधता, सेकेंड है स्पीशीज विविधता और थर्ड है परिस्थितिक विविधता। ये 3 प्रकार के होते हैं जैव विविधता।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जैव विविधता क्या है। जैव विविधता वह है, जैव विविधता शब्द वह है जहाँ पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु, इससे सूक्ष्म जीवियों, ये सब जैव विविधता में आते हैं। जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीव, स्पीशीज तथा परितंत्रों को अपने अंदर समाहित करता है, उसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है अनुवांशिक विविधता, सेकेंड है स्पीशीज विविधता, थर्ड है पारिस्थितिक विविधता। तो ये क्वेश्चन हल हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एग्रोबैक्टीरियम पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखे। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस द्विबीजपत्री पौधे का एक रोगजनक पैथोजन है। यह पौधों की जड़ों में ट्यूमर बनाता है। एग्रोबैक्टीरियम पौधे की जड़ों में ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर बनाने की क्षमता बैक्टीरियम में स्थित टी आइप्लाज्मिड के कारण होती है। एग्रोबैक्टीरिया के अंदर जो ट्यूमर बनाने की क्षमता है वो टी आइप्लाज्मिड के कारण होती है। यह टी आइप्लाज्मिड पर द्विबीजपत्री पौधे की जड़ों में न्यूक्लियर जीनोम में प्रविष्ट कर जाता है, तब सामान्य कोशिकाओं को ट्यूमर में रूपांतरित करता है। टी आइप्लाज्मिड में डीएनए होती है। यह डीएनए रूपांतरित कोशिकाओं में हार्मोनल अस्थिरता पैदा करती है। टी आइप्लाज्मिड विजातीय जीन के स्थानांतरण में थोड़ा जूम कर लेते हैं तब तक दिखाई देगा साफ से। स्थानांतरण में संवाहक का कार्य करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम को संवाहक के रूप में प्रयुक्त कर कीटरोधी तथा हार्सिसाइडरोधी जीन को सफलतापूर्वक आर्थिक महत्व के पौधे जैसे सूरजमुखी, तंबाकू, आलू आदि में स्थानांतरित किया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम को संक्षेप में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें मतलब ट्यूमर बनाने की क्षमता होती है। टी आइप्लाज्मिड के कारण ये क्षमता एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम प्रयुक्त संवाहक के रूप में प्रयुक्त कीटरोधी तथा हार्बिसाइडरोधी जीन को सफलतापूर्वक आर्थिक महत्व के पौधे जैसे कि सूरजमुखी, तंबाकू आदि में स्थानांतरित करता है, मतलब भेजता है। ये सब एग्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नांकित पर संक्षेप में लिखें। फर्स्ट है बीओडी और सेकेंड है उर्नक। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों की सांद्रता को बताता है। बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक प्रदूषकों की सांद्रता को बताता है। बीओडी जल की किसी भी जल में अगर बीओडी की सांद्रता अधिक हो जाती है तो इसका अभिप्राय यह है कि जल कार्बनिक प्रदूषकों से संपन्न होता है। इस प्रकार बीओडी ऑक्सीजन की मात्रा को इंगित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को अस्वीकृत करता है। कौन? बीओडी। ये सब बीओडी के कारण होता है। जो जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खपत करता है त्यों मतलब जब जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खपत करता है, मतलब घोटाला करता है, तब जल में बीओडी की सांद्रता घट जाती है। जब जीवाणु जल में कार्बनिक पदार्थों की खपत करता है तब जल में बीओडी की सांद्रता घट जाती है। तो बीओडी को संक्षेप में हम लोग बता चुके हैं। अब हम लोग उर्नक को देखते हैं। उर्नक यांत्रिक वातन टंकियों में यांत्रिक रूप में वायवीय जीवाणु के लिए हवा प्रवाहित किया जाता है, इसके लिए पंप या वातन का प्रयोग किया जाता है। उर्नक के लिए पंप या फिर वातन का प्रयोग किया जाता है जिससे इन जीवाणुओं को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहे। पंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि उर्नक को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहे, ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए पंप या फिर वातक का प्रयोग किया जाता है। इससे वायवीय सूक्ष्मजीव लगातार एवं प्रबल वृद्धि कर जीवाणु झंडू के रूप में उर्नक बनाते रहते हैं। इससे वायवीय सूक्ष्मजीव लगातार वृद्धि करते हैं और जीवाणु झंड के रूप में उर्नक को बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नांकित को परिभाषित करें। फर्स्ट है सहलग्नता, सेकेंड है सहलग्नता वर्ग, थर्ड है प्रत्यक्ष सहलग्नता और मतलब फोर्थ है
परोक्ष संलग्नता। तो 4 इसमें सॉल्व करना है, तो आइए उनको परिभाषित करते हैं। संलग्नता एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अश्रुति विभाजन के समय एक दूसरे को बिना पृथक हुए उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक दूसरे से संलग्न होते हैं, ऐसी घटना को संलग्नता कहते हैं। एक क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन या फिर अलील जो अर्धसूत्री विभाजन के समय एक दूसरे को बिना रुके, बिना किसी भी बिना भी कोई भी कारण हो, बिना रुके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको एक दूसरे को एक दूसरे स्थानांतरण करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते हैं, एक दूसरे को संलग्न करते हैं, सहारा देकर उसको भेजते रहते हैं, ऐसी घटना को संलग्नता कहते हैं। तो आइए सेकेंड देखते हैं, संलग्नता वर्ग। सभी संलग्न जीन एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित रहते हैं। सभी संलग्न जीन एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित रहते हैं, इसलिए लीकेज वर्ग को अगुणित क्रोमोसोम संख्या में ही निरूपित करते हैं। अगुणित क्रोमोसोम मतलब केवल n उस संख्या में निरूपित करता है, जैसे में ड्रोसोफिला में 4 लीकेज ग्रुप यानी n बराबर 4, मक्के में 10 लीकेज ग्रुप मतलब n बराबर 10, n बराबर 10 मतलब अगुणित है लेकिन उसमें 10 है। मटर में 7 लिंकेज गुण यानी n बराबर 7 आदि। तो ये भी हो चुका है संलग्नता वर्ग क्या है। अब फोर्थ देखते हैं, प्रत्यक्ष संलग्नता। जो जीन 50 या इससे कम मैप यूनिट्स की दूरी पर पाए जाते हैं उसे प्रत्यक्ष संलग्नता कहते हैं। प्रत्यक्ष संलग्नता वह है जो 50 या उससे कम यूनिट की दूरी में पाए जाते हैं, उसे हम लोग प्रत्यक्ष संलग्नता कहते हैं। फोर्थ है परोक्ष संलग्नता। जो 50 से अधिक मैप यूनिट पर पाए जाते हैं उसे हम लोग परोक्ष संलग्नता कहते हैं। प्रत्यक्ष संलग्नता याद हो गया, तो परोक्ष संलग्नता तो इजी है, बस याद करें 50 या इससे अधिक कम मैप पर कम यूनिट पर उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष संलग्नता कहते हैं। जो 50 से अधिक मैप यूनिट पर पाए जाते हैं उसे हम लोग परोक्ष संलग्नता कहते हैं। दोनों सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें। फर्स्ट है पैलिंड्रोम्स और सेकेंड है क्लोनिक संवाहक। तो पैलिंड्रोम्स को देखते हैं। ये वर्णों के समूह जिन्हें आगे एवं पीछे दोनों तरफ से पढ़ने के लिए एक ही शब्द बनता है, जैसे हमें मलयालम, वैसे वर्ग समूह है जिसको पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग होता है, वो है मलयालम। पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर होता है। पैलिंड्रोम में उसी शब्द को दोनों ओर से पढ़ा जाता है, परंतु डीएनए में पैलिंड्रोम क्षारक युग्मकों का एक ऐसा अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग होता है, वो है मलयालम, लेकिन जब दोनों लड़ियों को पढ़ा जाता है तो एक ही जैसा पढ़ा जाता है। सेकेंड है क्लोनिक संवाहक। क्लोनिक संवाहक प्लाज्मिड गोलाकार सूत्रगुण गुणसूत्र वाहक डीएनए है जो संभवतः प्रतिकृति करता है। प्लाज्मिड तथा जीवाणु भोजी का उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड जीवाणु भोजी दोनों ही जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु भोजी की प्रत्येक कोशिका में कुछ अधिक संख्या में होने के कारण जीवाणु कोशिका में इसके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका 1 या 2 प्रतिकृति होती है, परंतु अन्य कोशिकाओं में इनकी संख्या 15 से 100 तक हो सकती है। यह संख्या और अधिकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें। प्रारंभ कूट AUG या फिर GUG जो प्रारंभ करते हैं कूट को, और समापन कूट है UAG या फिर UGA, UAA, ये सब समाप्त करते हैं कोडोन को। तो प्रारंभ कोडोन क्या है वो देखते हैं। अधिकांश प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में प्रथम एमिनो अम्ल मिथियोनिन होता है एवं mRNA पर इसके लिए AUG या कभी कभी GUG कोडोन रहते हैं। चेन बनाने के पहले
मिथियोनिन का फॉर्माइलेटेड होना अधिक आवश्यक है। वैसे कोडोन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं, उसे एयूजी चेन या फिर प्रारंभ कोडोन कहते हैं। वे चेन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है, जैसे में एयूजी, उसे हम लोग चेन प्रारंभ कोडोन कहते हैं। समापन कोडोन 64 कोडोन ने 3 कोडोन यूए, यूएजी एवं यूजीए ऐसे कोडोन है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को समापन का संकेत देते हैं, मतलब खत्म होने का संकेत देता है। इन्हीं चेन को समापन कोडोन कहा जाता है। चूंकि ये किसी एमिनो अम्ल का संकेत वाहक नहीं होते हैं, अतः इन्हें नॉन सेफ कोडोन भी कहते हैं। एमआरएनए में ये जहाँ रहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनने की प्रक्रिया को रोक देती है। ये अंतिम कोडोन है, मतलब समापन कोडोन। अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा बड़ा कर दे ताकि दिखेगा साफ साफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, जलीय पौधे तथा मरुद्भिद पौधे को स्वदोहन परिभाषित करें। वास स्थान में उपस्थित जल की मात्रा के अनुसार पौधे एवं जानवर विभिन्न प्रकार के वातावरणों के लिए कई तरह से अनुकूलित होते हैं। वैसे पौधे जो जलीय वातावरण में उगते हैं जलीय पौधे कहलाते हैं, जैसे में जलकुंभी और गुलाब। ये 2 पौधे हैं जो जलीय वातावरण में उगते हैं और ये जलीय पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद करें। आहार श्रृंखला और आहार जाल में विभेद करना है। आहार श्रृंखला जीवों का वह क्रम है जिसमें परितंत्र के एक जीव से दूसरे जीव में भोजन और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव में भोजन तथा ऊर्जा को भेजा जाता है, उसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। अब देखते हैं आहार जाल। आहार जाल आहार श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है जिसमें आहार श्रृंखला आपस में मिलकर आहार जाल बनाते हैं। एक नेटवर्क है जो मिलकर एक जाल बनाते हैं। जैसे मैं नेटवर्क के बारे में बताए तो जैसे में फेसबुक एक नेटवर्क है जो मतलब एक ही कनेक्टिविटी से पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैल गया है। एक नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह फैला हुआ है, उसे हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। जाल को देखा होगा या फिर सिंपल सी बात है, घर में मकड़ी का जाल भी देखा होगा ना आप लोग। वो कैसे मतलब बना होता है, एक नेटवर्क है, मतलब यहाँ से निकला, वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, मतलब पूरे को एक ही कनेक्शन में लिए हुआ है। इसमें जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने अनेक वैकल्पिक रास्ते होती है, मतलब इसमें भोजन प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कहीं से भी आप भोजन को उपाय कर सकते हैं। का सकते हैं, इनमें जीवों की संख्या सीमित होती है। इसमें जीवों की संख्या सीमित होती है, मतलब लिमिट, मतलब कितने जीव हो सकते हैं, बस इसमें लिमिट होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन आहार जाल में जीवों की अपेक्षा मतलब अपेक्षाकृत जीवों की संख्या सीमित असीमित होती है, और या फिर वो सकते अधिक होती है। इसमें कोई सीमित नहीं होती है। जिसमें अभी हम आपने एक एग्जांपल दिया है फेसबुक के बारे में। फेसबुक पर तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना आदमी रह सकता है उस नेटवर्क के साथ। बहुत सारे सैकड़ों लोगों, करोड़ों इंसान उस पर है ना, मतलब नेटवर्क बनाए हुए। अगर उसे मतलब डिलीट भी कर दे तो फिर भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर उसको फिर से लॉगिन करे तो वो फिर वापस वैसे ही आ जाता जैसे हमने उसे छोड़ा था। तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक जाल है। जैसे ही जाल को हम अगर समेट कर रख दें, मतलब उसको हटा दे, फिर वो हमको फिर लॉगिन करे तो फिर वैसे ही हम लोग को मिल जाएगा। वैसे ही आहार जाल है, एक जाल है, नेटवर्क है, जिसमें बहुत मतलब कई सारे उपाय होती है भोजन करने के लिए, और इसमें एक से अधिक जीव, मतलब अपेक्षाकृत से भी ज़्यादा जीव रह सकते हैं, असीमित है, मतलब जितना करोड़ों हो सकते हैं। लेकिन आहार श्रृंखला में सीमित होते लिमिट, कि हाँ इसमें 100 होंगे तो सिर्फ 100 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आहार श्रृंखला में 100 से अधिक भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जाल परागण के बारे में उदाहरण सहित बताइए। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। समक्ष पड़ोसी पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरित हेतु डीएनए जल परागण अणु है। यही कारण है कि यह कोशिका झिल्ली से होकर पार नहीं हो सकती है। बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए बंद करने से पूर्व जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने के लिए समक्ष बनाना होगा।
इसके लिए कोशिका को द्विसंयोजन धनायन के साथ संधारित किया जाता है। इससे जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में सहायता मिलती है। इस कार्य के लिए जीवाणु कोशिका को कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। जल के परागित के बारे में उदाहरण सहित पूछा गया है, तो यहाँ पे हो चुका है। जल एक परागन अणु है, यही कारण है कि झिल्ली उसको पार नहीं कर पाती है। बैक्टीरिया को प्लाज्मिन लेने के लिए बात करने के लिए मतलब पूर्ण जीवाणु कोशिका को डीएनए के लिए लेने के लिए समक्ष बनना होगा खुद। इसमें द्विसंयोजन धनायन के साथ संसाधित किया जाता है, जिससे जीवाणु की कोशिका भित्ति से छिद्रों से प्रवेश करने में सहायता मिलती है। इस कार्य के लिए जीवाणु कोशिका को कैल्शियम अधिक मात्रा में होगा, तब वह संसाधित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो चुका है। इसमें हम लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि एक ही सेशन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोगों ने अभी का वक्त तो सिर्फ रिवीजन क्लास है, इसलिए हम अभी रिवीजन बताए, बस समझाए आपको। आप बस एक बार देख लीजिए और उसको अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी रट्टा मारने का तो है नहीं कुछ, रट्टा मार कर तो याद होगा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में गए रट्टा मार दिया, बोर्ड एग्जाम में गए अब शुरू का लाइन याद हुआ, हाँ जल परागन था, ऐसे कुछ, अब आगे का याद नहीं। अगर आप उसको समझ के पढ़े होंगे तो जल परागन के बारे में अगर पढ़े होंगे तो जल परागन के बारे में बहुत सारा लिख सकते हैं। जल परागन होता क्या है, ये वो, उसका उदाहरण क्या हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम जो दिए वही आप बता सकते हैं, या फिर बुक के थ्रू ही बता सकते हैं, आप खुद से भी बता सकते हैं ना। जल के बारे में उदाहरण सहित बताइए। तो चलिए आप समझ के पढ़िए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन हम लोग का होगा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, ये इसी का बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक होगा 2020 का, और उसी का हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।